हेलो शिक्षार्थियों, टीपीएस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आया हूँ डर का भूत भगाने हेतु। अक्सर बच्चों को ये देखने को मिलता है कि जैसे ही उसके एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं तो क्या होता है, उनको अंदर काफ़ी डर होता है। मैं क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, क्या लिखूँगा, कैसे लिखूँगा, कौन सा छूट जाएगा। तो ये सब डर को कर लो ख़त्म, क्योंकि मेरा मानना है कि जब आपके पास नॉलेज होगा तो डर ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाती है। तो मैं आपके नॉलेज को इंक्रीज़ करने के लिए प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन मैं लाया हूं जो 2025 में प्रश्न पूछे गए थे इतिहास में। और आपको बता दूं कि इतिहास में कुल 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं, यानी 100 प्रश्न पूछे जाते हैं। और खुश नसीबी की बात है कि 100 में मात्र आपको 50 ही प्रश्न के उत्तर देने हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आपके लिए पॉजिटिव है। सरकार चाहती है कि आप जो है सो एकदम से एकदम बेहतर करें, यानी 50 में 50 आप करें। और ये कैसे पॉसिबल होगा? जब आप सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पष्ट तौर पर परीक्षार्थियों के लिए डिक्लेरेशन दिया गया है कि परीक्षार्थी प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इसके लिए अलग से आपको 15 मिनट का अलग से अतिरिक्त समय प्रदान किया जाता है। और आपको जब अतिरिक्त प्रदान किया जाता है 15 मिनट का, तो आप इसका उपयोग क्यों नहीं करते हैं? आपको करना चाहिए, ठीक है। और आप यदि इसका उपयोग करते हैं तो आपके बेहतर अंक आने की संभावना बढ़ जाएगी। तो डर को करो ख़त्म और चलो प्रयास करते हैं। ओके, देखो पिछले साल, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ना, 100 प्रश्न है टोटल, और इसमें से 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है जी? मात्र 50 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। इस प्रश्न पुस्तिका का पीडीएफ भी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया हूँ। आप वहाँ जाकर के इसका पीडीएफ से कर भी सकते हैं। बहुत आप थ्रोली 50 और में बहुत 50 फास्टली अंक ला आप सकते स्टडी हैं। कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन वीडियो को तो देखने से ऐसा करिए, आपकी समझ पढ़ाई बढ़ेगी, करिए, डर इसलिए वीडियो को एक ऑटोमेटिकली बार खत्म ज़रूर हो देखें जाएगा। डर पूरा। कोई चीज़ नहीं है, ठीक है ना। तो डर को भगाओ अभियान में चलते हैं। पहला प्रश्न, गांधी जी किसके अनुरोध पर चंपारण गए? सोचो कितना आसान सा प्रश्न है। कुछ बच्चे जानते होंगे, कुछ नहीं जानते होंगे। तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। राजेंद्र प्रसाद, जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और तिलक। तो आपका आंसर यहाँ होगा राजकुमार शुक्ल। ओके, नेक्स्ट। देखिए यह भी बहुत ही आसान प्रश्न आपके सामने आ चुका है। और यहाँ पर पूछ रहा है जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड, देखिए कंफ्यूज करने के लिए क्या कहता है, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, 13 अप्रैल, कंफ्यूज करने के लिए। अब आपको तिथि हर हालत में अच्छे से याद रखनी है। तो 13 अप्रैल 1919 को, कितना, 13 अप्रैल 1919, एकदम डायरेक्टली वे में इस तरह से याद करिए। ये नंबर चाहे ए में आए, चाहे बी में आए, चाहे सी में आए, मतलब उससे नहीं बनता है। मतलब है कि उचित तिथि आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। गांधी जी की पुस्तक हिंद स्वराज कब प्रकाशित हुई थी? अब इसमें 4 ऑप्शन है, और 4 ऑप्शन है तो आपका आंसर क्या होगा? पढ़ लीजिए, 1906, 1909, 1915 और 1918। तो आपका आंसर होगा 1909। इसको आप याद कर लेंगे। ओके, चलें आगे नेक्स्ट। फिर देखिए अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा शुरू किया गया पहला जन आंदोलन कौन था? पहला जन आंदोलन कौन था? क्या उन्होंने स्वदेशी आंदोलन से शुरुआत किया, या असहयोग आंदोलन से शुरुआत किया, भारत छोड़ो आंदोलन, या नमक आंदोलन? तो थोड़ा सोचें, आप आंसर बिल्कुल दे सकते हैं, मुझे पूरा भरोसा है। देखिए क्या है आंसर? असहयोग आंदोलन। आंसर आएगा बी, असहयोग आंदोलन। नेक्स्ट आगे चलें, और बार बार रिपीट करें। आप जितना रिपीट करेंगे आपको कंठस्थ हो जाएगा, एक बार में ही आपको याद हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा, साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन में कुल कितने सदस्य थे? 1 सदस्य थे, 3 थे, 5 थे, या 7 थे?
तो इसका आंसर आपको याद रखना है 7। ठीक है, नेक्स्ट। आपको इस प्रश्न के दौरान कुछ टिक लगाए हुए हैं, वो टिक बच्चों के द्वारा लगाया गया था, जो शिक्षार्थी हैं उनके द्वारा लगाया गया है। और मैं आपको 100% परफेक्ट आंसर की बात करूंगा। मैं जो भी आंसर बताऊंगा 100% वो परफेक्ट आंसर होगा। आप परफेक्ट आंसर पर फोकस करें। प्रीवियस बच्चों का लगाया हुआ टिक गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। नेक्स्ट, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? गांधी एज महात्मा पुस्तक के लेखक कौन थे? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: शाहिद अमीन, एनी बेसेंट, राजेंद्र प्रसाद और सुमित सरकार। आपने ऑप्शन सुन लिया है, पढ़ भी लिया है, अब उत्तर देने का प्रयास करें। तो यह थोड़ा कठिन प्रश्न था, ठीक है। शाहिद अमीन इसके सही आंसर होने वाले हैं, ठीक है। शाहिद अमीन इसके सही आंसर हैं। देखिए, इसी तरह से मैंने पहले बताया कि सारे प्रश्नों को पढ़ेंगे तो कुछ प्रश्न क्लिष्ट हो सकते हैं, कुछ प्रश्न आसान हो सकते हैं। तो जो आसान रहेगा उसके आप टिक लगा लीजिए, जो आपको हल्का लगे उसको टिक लगा के ओके कर लीजिए, और जो भारी लगे उसको थोड़ा विचार करने के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरह से आप करेंगे तो 100 में 50 ऑटोमेटिकली आपके बन जाने हैं। इसमें कहीं कोई संदेह वाली बात नहीं है, इसलिए जरा भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परीक्षा के दौरान आपको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, एकदम जरा भी न घबराएं। चलिए अगला प्रश्न है, कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? कमला चट्टोपाध्याय गांधी जी के किस आंदोलन में उनकी सहयोगी थी? चंपारण आंदोलन में, असहयोग आंदोलन में, भारत छोड़ो आंदोलन में, या सविनय अवज्ञा आंदोलन में? आपने ऑप्शन भी सुन लिया, पढ़ भी लिया होगा, आंसर बताइए। चलिए, हो सकता है यह प्रश्न आपके लिए क्लिष्ट भी हो सकता है। चलिए मैं इसका आंसर बता दूं। इसका आंसर होगा सविनय अवज्ञा आंदोलन में कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी जी के आंदोलन में सहयोगी बनी थी। चले आगे। ओके, 8वां प्रश्न देख लिए। गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में किस गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार तरह तरह के परीक्षाओं में यह सवाल पूछे जाते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आप हर हालत में अच्छे से याद रखें। तो आपके ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कि गांधी जी कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे, तो कौन से गोलमेज सम्मेलन में हुए थे? पहला में हुए थे कि दूसरा में हुए थे कि तीसरा में हुए थे? जल्दी से बताइए। तो मैं बता दूं, पहला में वे नहीं गए थे, तीसरा में भी वो नहीं गए थे। वे कहाँ गए थे, कब गए थे? दूसरा में गए थे, और दूसरा एप्रोप्रिएट आपका आंसर सही होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। गांधी और अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? सोचिए, गांधी जी से कितने सारे प्रश्न इस परीक्षा में पूछे गए हैं। गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच पूना समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में हुई, 1932 में हुई, 1933 में हुई, या 1934 में हुई? देखिए कितना कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन डालता है। तो कंफ्यूज नहीं हो, आपको क्या करना है, बस ध्यान रखना है, और जो सही अप्रोप्रिएट आंसर है उसको आपको याद रखना है। तो बता दीजिए आंसर क्या हुआ? 1932। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, चलिए अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? 1940 ईस्वी में आया था, 41 में आया, 1942 में आया, या 1943 में आया? अब आप सही आंसर जानेंगे तभी इसका आंसर दे पाएंगे, क्योंकि इस तरह से बनाए जाते हैं प्रश्नों को ताकि बच्चों को कंफ्यूज किया जा सके, ठीक है।
लेकिन आप सही आंसर जानेंगे तो बिल्कुल आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपके आंसर 100% परफेक्ट होंगे। तो आपका आंसर क्या होगा? 1942 बिल्कुल सही। कुछ बच्चे इसका सही आंसर दिए होंगे, कुछ लोग नहीं जानते होंगे। जो नहीं जानते होंगे वो अपने कॉपी में नोट करें और नोट करके उसको एक बार बोल बोल करके लिखेंगे, 2 बार बोल बोल करके लिखेंगे, आपको स्वतः याद हो जाएगा। कोई डरने सहमने की बात नहीं है, बिल्कुल आसान है पढ़ना। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आइन ए अकबरी किसने लिखा? आइन ए अकबरी किसने लिखा? निज़ामुद्दीन अहमद ने लिखा, अब्बास खान सरवानी ने लिखा, अब्दुल कादिर बदायूनी ने लिखा या अब्बुल फजल ने लिखा? क्या आइन ए अकबरी एक पुस्तक है जिसको किसने लिखा है, यही प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका बिल्कुल कक्षा में मैंने पढ़ाया था, आप बिल्कुल आंसर दे सकते हैं इसका। अबुल फजल। आइन ए अकबरी किसका लिखा हुआ है? अबुल फजल ने लिखा है। ओके, नेक्स्ट चले। ओके, 12वीं प्रश्न की ओर चलते हैं और देखते हैं 12वां प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, क्या कह रहा है। कह रहा है मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान को दर्शाने के लिए किस शब्द का इस्तेमाल करते थे? मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत, है ना। फारसी स्रोत मतलब, फारसी स्रोत मतलब उनकी पुस्तकें हो गई या उनका जो लेख है उनके माध्यम से भारत के किसानों को क्या कह करके संबोधित करते थे? क्या कहते थे? रैयत कहते थे, आसामी कहते थे, मुजारियन कहते थे या इनमें से सभी कहते थे? सोचिए, मैंने कक्षा में पढ़ाया है। बिल्कुल सही, रैयत भी कहा जाता था, आसामी भी कहा जाता था, रैयत भी कहा जाता था, आसामी भी कहा जाता था और मुर्जियान भी कहा गया है। ठीक है, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर क्या हो जाएगा? अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? डी, यानी उपरोक्त सही। नेक्स्ट, और नेक्स्ट चलते हैं। 18वीं सदी में बंगाल के जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले दी जाने वाली नगदी व्यवस्था, नगदी मतलब जैसे आज में नगदी दिया जाता है, रुपया दिया जाता है, तो नगदी व्यवस्था क्या कहलाती थी? नगद वे में जो भी दिया जाता था उसको क्या कहा जाता था? मीरास कहा जाता था, जजमानी कहा जाता था, वतन कहा जाता था या इनमें से कोई शब्द से संबोधित नहीं किया जाता था? बताइए। 18वीं शताब्दी में बंगाल में जमींदारों द्वारा दस्तकारों को सेवाओं के बदले, ठीक है, जो नगदी दिया जाता था उसे क्या कहा जाता था? यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए बता दें, इसको जजमानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जजमानी। ठीक है, आज भी पंडित जी जजमान कहते हैं, है ना। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, याद करने के लिए मैंने उसका प्रयोग किया। नेक्स्ट, दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? दान में दिया गया राजस्व अनुदान क्या कहलाता था? तो बताइए क्या कहलाता था? अराजी कहलाता था, सरी सरयू रगल कहलाता था, नगदी कहलाता था या जजमानी कहलाता था? दान में दिया गया राजस्व, याद रखिए, दान में दिया गया राजस्व क्या कहलाता था? तो सरयू रगल कहलाता था। क्या कहलाता था? सरयू रगल कहलाता था। क्या कहलाता था? सुयू रगल, सॉरी, सुयू रगल कहलाता था। क्या कहलाता था? सुयू रगल। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। सुयू रगल हो गया। नेक्स्ट 15वां प्रश्न है। अनानस, पपीता और मक्का जो हम लोग आज भी बड़े चाव से खाते हैं, भारत में कब से उपजाए जाते हैं? यानी भारत में उसकी उपज कब से प्रारंभ हुई? सोचो कितना जानकारी भरा प्रश्न है
अब ऐसे प्रश्नों को ना पूछा जाए तो कैसे प्रश्नों को पूछा जाए? ऐसे प्रश्नों को हर हालत में याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारे यह जीवन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ठीक है? हमारे उपयोग से संबंधित जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो ऐसे ही प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं जो हर व्यक्ति को जानना जरूरी होता है। चलिए, तो बताइए 6ठी शताब्दी में, 12वीं में, 14वीं में या 17वीं शताब्दी में? तो आपके आंसर होने वाले हैं 17वीं शताब्दी। अप्रोप्रिएट आंसर आपका होगा 17वीं शताब्दी। अनानास, पपीता और मक्का भारत में कब उपजाए जाते हैं? कब से उपजाए जाते हैं? तो 17वीं सदी। अच्छा, कुछ बच्चे 17वीं सदी मतलब समझते हैं या नहीं? जो बच्चे नहीं समझते हैं मैं उनको बता दूं। देखो, सदी, सदी मतलब होता है 100 साल। क्या होता है? 100 साल। अब बोला 17वीं सदी, इसका मतलब 100 साल। कहाँ तक? 1700? नहीं, आपको लेके चलना है 1601 से लेकर के 1700 तक। क्या? 1600 से लेकर के 1601 से लेकर के 1700 तक जो तिथियां आएंगी, जैसे 1605, 1610, 1625, 1630, 1650, 1660, 1670, 1680, 1690, 1600, है ना? तो जैसी 1699 आएगा तो उसके बाद फिर 1700 हो जाएगा। ठीक है? तो 1700 तक जो काल हुआ 100 साल का, यह काल क्या कहलाता है? सदी कहलाता है, यानी 100 साल का डिफरेंसेस। तो इस 17वीं सदी में अनानास, पपीता और मक्का भारत में उपजाए जाने लगे। ओके, नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की? बाबरनामा का किया, हुमायूंनामा का किया, या आलमगीरनामा का किया, या बादशाह नामा का किया? आपको बताना है। देखो, पहले मुस्लिम काल में या हिंदू काल में भी महिलाएं भी पढ़ी लिखी हुआ करती थी और यह भी कुछ कुछ साहित्य लिखा करती थी। साहित्य मतलब डायरी जैसा हो गया, या तो फिर पुस्तकें लिखा करती थी। ठीक है? तो उसी तरह से यहाँ पर कुछ पुस्तकों का नाम दिया गया है। आपको बताना है कि गुलबदन बेगम ने कौन सी पुस्तक की रचना करी थी, किस ग्रंथ की रचना करी थी। तो देखिए, विद्यार्थी ने भी सही आंसर लगाया है, बिल्कुल सही है, हुमायूंनामा। इनको तो पक्का आंसर पता था। ठीक है, ओके, डन। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। और बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा? अब सोचो, बाबर था, बाबर क्या था? तो मुस्लिम शासक था, और यह मुस्लिम जो शासक था, इसने मुगल वंश की स्थापना भारत में किया था। मुगल वंश की स्थापना इसने भारत में किया था। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन है, इसे जानना जरूरी है। ठीक है? तो अब ये बात यहाँ पर आपके सामने प्रश्न पूछा जा रहा है कि बाबर ने बाबरनामा एक पुस्तक लिखी थी, तो आपको बताना वह किस भाषा में लिखा था? फारसी भाषा में लिखा था, तुर्की भाषा में लिखा था, उर्दू भाषा में लिखा था, या हिब्रू भाषा में लिखा था? तो मैं बता दूं, चूंकि उनकी भाषा तुर्की थी इसलिए उन्होंने तुर्की भाषा में लिखा। आप उनका जीवनी पढ़े होंगे तो पता होगा कि बाबर क्या थे? एक तुर्क थे। ठीक है? जाहिर सी बात है। अब हम लोग हिंदुस्तान के रहने वाले, हिंदुस्तानी यानी हिंदी, जस्ट लाइक हिंदी बोलेंगे, हिंदी का ज़्यादा संभावनाएं बनती है। ठीक उसी प्रकार से वो तुर्की जो है से तुर्की भाषा को अच्छे जानकार थे, इसलिए अपने जो जीवन कथा है, बाबरनामा जीवनी है, जीवन कथा को जीवनी कहते हैं। ठीक है? तो बाबरनामा जो उनकी जीवनी थी वो तुर्की भाषा में उन्होंने लिखा था। ठीक है? नेक्स्ट आगे आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? देखो, अभी अभी जस्ट मैंने चर्चा किया और यह प्रश्न पूछ दिया गया। समझे इसकी इंपॉर्टेंस? मतलब इंपॉर्टेंस प्रश्नों को ही पूछा जाता है, और ऐसे प्रश्न जो हर लोगों को जानकारी रखना चाहिए, खास करके
इतिहास के विद्यार्थी को यह जानकारी होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सबसे सिंपल और सबसे ज़रूरी प्रश्न में से माना जाता है। ठीक है, तो आप इसका आंसर जरूर बताएंगे, मुझे पूरा भरोसा है। भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने किया? तो बिल्कुल सही। नेक्स्ट चलें, देखिए ये है, जीतल किस धातु का बना सिक्का था? जीतल, देखिए पहले जो सिक्के चलते थे वे कई प्रकार के धातुओं के बनते थे, कुछ सोने के भी बनते थे, कुछ पीतल के बनते थे, कुछ चांदी के बनते थे और कुछ तांबा के बनते थे। आपको बताना है कि जीतल किस धातु का बना सिक्का था। धातु किस का बना सिक्का था? चलिए, बिल्कुल विद्यार्थी ने भी सही आंसर दिया है और यह आंसर बिल्कुल सही है, तांबा। जीतल जो है वो तांबा धातु का बना हुआ था या बनता था। ओके नेक्स्ट, अब यहाँ देखिए, कहता है 1556 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में अकबर ने किसे हराया था? अब बताओ, पानीपत की पहली लड़ाई, दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई, इतिहास के बच्चों को हर हालत में याद रखनी चाहिए कि किस तिथि में हुई, किसके किसके बीच वो लड़ाई लड़ी गई, हर हालत में याद रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अक्सर पूछ दिए जाते हैं परीक्षाओं में। तो आपको यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है 1556 ईस्वी में जो दूसरी लड़ाई लड़ी गई थी पानीपत की, उसमें अकबर ने किसको हराया था? हेमू को, इब्राहिम लोदी को, नादिर शाह को, बाजी राव को? बिल्कुल, आपका आंसर बिल्कुल सही है, हेमू को हराया गया था। किसने हराया था? अकबर ने हराया था। अकबर और हेमू के बीच युद्ध हुआ था और अकबर ने हेमू को हराया था 1526 ईस्वी में पानीपत की दूसरी लड़ाई में। नेक्स्ट आगे चलें, देखिए मैं चीज़ों को इतनी सरलता से इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आसानी से केवल एक बार सुना भी जाए ना वीडियो ऑन करके, तब भी ये चीज़ें सुन सुन के ऑटोमेटिकली आप एक्सटर्नल काम भी कर रहे हैं, आप सुन रहे हो तो भी समझ में आ जाए, और कमज़ोर से कमज़ोर विद्यार्थियों को भी आसानी से समझ में आ जाए कि मैं क्या बोल रहा हूँ। मेधावी विद्यार्थियों के लिए तो बहुत सारे उपाय हैं, वो आसानी से इधर उधर करके समझ लेते हैं, लेकिन जो थोड़ा कमज़ोर प्रकृति के विद्यार्थी हो गए हैं, जिनकी पढ़ाई अच्छी नहीं हो पाई है, उन लोगों के लिए दिक्कत आ जाती है। तो उनके लिए मैं साधारण सरल भाषा में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, थोड़ा धीमे बोल रहा हूँ। जो तेज़ी से हमारे भाषा को सुनना चाहते हैं या तेज़ी से इसका स्टडी करना चाहते हैं, वो वीडियो को फॉरवर्ड कर ले, मतलब उसकी स्पीड को बढ़ा ले, और स्पीड को बढ़ा करके वो इजी वे में जल्द जल्द जो है सो आगे के प्रश्नों को रिवीजन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब देखिए, एक शिक्षक का दायित्व होता है कि वो सभी विद्यार्थियों का ध्यान रखे, तेज विद्यार्थियों का भी ध्यान रखे, और साथ में जो मंद प्रकृति के विद्यार्थी हैं या जिन्हें ज़्यादा सीखने की आवश्यकता है, ऐसे भी विद्यार्थियों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं सबका ध्यान रखने हेतु इस वीडियो को बना रहा हूँ, ताकि एक साधारण से साधारण विद्यार्थी भी आसानी से सीख सके। तो चलिए फिर प्रश्नों की ओर चलते हैं, और 21वां प्रश्न है, मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन, बहुत ही आसान क्वेश्चन, इन्होंने भी सही आंसर दिया है, तांबा का प्रयोग किया था। ओके नेक्स्ट, सुरतघई नामक स्थल कहाँ पर स्थित है? सुरतघई नामक स्थल, आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े होंगे तो इसमें आपको आंसर दिखने को मिला होगा, मैंने पढ़ाया था, इस आंसर देने का प्रयास करें। तो बिल्कुल सही आंसर है अफगानिस्तान, इसे अच्छे से याद कर लें। सुरतघई नामक हड़प्पा स्थल जो है अफगानिस्तान में स्थित है, अफगानिस्तान में स्थित है। आगे की ओर चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? अब बताओ, गोदी बाड़ा नहीं समझ में आएगा, ये रटोगे भुला जाओगे। गोदी बाड़ा का मतलब होता है ऐसा स्थान जहाँ जो समुद्र के किनारे वाली स्थिति हो, और वहाँ पर जहाज आकर के रुकते हों, वहाँ पर
लोडिंग अनलोडिंग का कार्यक्रम चलता हो, ठीक है, समुद्र जैसा हो वहाँ पर आसानी से, ठीक है, तो या बड़े झील की तरह स्थिति हो उसकी, ऐसे को गोदी बाड़ा कहा जाता है, ठीक है। तो चले, सिंधु घाटी सभ्यता से गोदी बाड़े के साक्ष्य कहाँ मिले हैं? हमने आपको पढ़ाया था, बिल्कुल सही। देखो इस बच्चे ने भी आंसर सही दिया है, लोथल। इस बच्चे ने भी आंसर बिल्कुल सही दिया है, लोथल आपके सही आंसर है। नेक्स्ट, मेसोपोटामिया के लेख में मेलुहा किसे कहा गया है? मेलुहा किसे कहा गया? बहरीन को मेलुहा कहा गया है, ओमान को मेलुहा कहा गया है, मिस्र को कहा गया, या हड़प्पाई क्षेत्र को कहा गया है? मेसोपोटामिया लेख में, यानी मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है, वहाँ के जो पुस्तकें, वहाँ के जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों में मेलुहा शब्द की चर्चा की गई है। मेलुहा शब्द की चर्चा की गई है, मेलुहा से व्यापार की चर्चा की गई है। तो यहाँ पर यह प्रश्न उठता है कि आखिर ये मेलुहा जो है वो किससे रिलेटेड है? किसको कहा जाता था? बहरीन को कहा जाता था, मिस्र को कहा जाता था, ओमान को कहा जाता था, या हड़प्पाई क्षेत्र को कहा जाता था? तो चलिए अप्रोप्रिएट आंसर बता देते हैं। तो ये आपका आंसर होगा, हड़प्पाई क्षेत्र को मेलुहा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मेलुहा। नेक्स्ट देखिए, ये भी मैंने कक्षा में पढ़ाया है। फ्रायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? देखिए, आज जो है सुगंधित पात्र को क्या चीज में रखते हैं? मोटा शीशी का बना हुआ छोटा छोटा बॉटल टाइप में होता है, उसमें रखा जाता है, स्प्रेयर के रूप में बनाया जाता है। लेकिन पुराने समय में कुछ जो सुगंधित पदार्थ होते थे उनको रखने के लिए अलग प्रकार का धातु का बना हुआ होता था, जिसे फायंस बोलते थे, ठीक है, फायंस बोलते थे। तो फायंस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित पदार्थों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले हैं? आपको बताना है कहाँ मिले हैं। हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, कालीबंगा में मिले हैं, या हड़प्पा मोहनजोदड़ो दोनों में मिले हैं? तो बिल्कुल सही बच्चे ने भी लगाया है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ने दोनों स्थान पर मिले हैं, अर्थात आपका सही आंसर हो जाएगा डी। सही आंसर हो जाएगा डी। ओके, नेक्स्ट चलिए, 26वां प्रश्न है, आर एस राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ कब हुआ? आर एस राव द्वारा लोथल में खुदाई आरंभ कब हुआ? आर एस आर राव, क्या है? एस आर राव द्वारा लोथल में खुदाई कब प्रारंभ हुआ? तो आपको इसके रटने के अलावा कोई उपाय नहीं है, मैं इसमें कुछ नहीं का विशेष बता सकता, बस आप इसको याद रख लो। 1955 ईस्वी में लोथल की खुदाई आरंभ हुई थी। विशेष इसमें समझने लायक कुछ नहीं है, आपको यहाँ पर केवल रट करके याद करना होगा। नेक्स्ट, बौद्ध और जैन ग्रंथों में महाजनपदों की संख्या कितनी थी? आज जो आप समझ रहे हो, आज जो आप समझ रहे हो क्या राज्य, आज हम लोग बिहार राज्य में रहते हैं, कोई उत्तर प्रदेश में रहते हैं, कोई कुछ, तो सभी का अलग अलग राज्य है, ठीक है। तो जितने भी राज्य हैं वो प्राचीन समय में 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व की बात अगर की जाए तो भारत भी कई राज्यों में बटा हुआ था, बट उस समय राज्य नहीं कहा जाता था। उस समय क्या कहा जाता था? जनपद कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जनपद और महाजनपद। जनपदों को मिला करके जब उसकी एरिया बड़ी हो जाती थी तो उसे महाजनपद कहा जाता था, ठीक है। मैंने जनपद भी बताया है, तो आपको बताना है कि जनपद कितने थे। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, 16। कितने? 16। ओके, तो जनपद कितने थे? 16। और आज हमारे राज्य में कुल राज्यों की संख्या कितनी है, आप इस वीडियो के कमेंट में लिखेंगे। धन्यवाद। नेक्स्ट,
मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? मौर्य साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिल्कुल सही जवाब है चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, ये तो वन लाइनर, जैसे ही प्रश्न पढ़े वैसे ही इसके आंसर होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आगे चलूं। देखिए, इसमें भी कंफ्यूज करने के लिए दिया गया है अशोक, बिंबिसार, अजातशत्रु। अब सबसे चर्चित नाम मौर्य साम्राज्य में किसका आता है? सम्राट अशोक का आता है। तो अक्सर बच्चे अशोक भी मार सकते हैं, अजातशत्रु भी मार सकते हैं, बिंबिसार भी मार सकते हैं। तो याद तो रखना ही पड़ेगा ना, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और याद करना बहुत ही आसान है। देखो यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य और मौर्य साम्राज्य, तो मौर्य मौर्य दोनों मिल चुका है। आप इससे भी इजी वे में आप याद रख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य। कोई दिक्कत नहीं सर, ओके। चलो आगे चलते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? बहुत ही शानदार प्रश्न है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे? कनंगिम थे, एस आर राव थे, आर ई एम व्हीलर थे, या जॉन मार्शल थे? आपको सोच करके आंसर देना है, ये नहीं समझना है कि बच्चे ने टिक लगाया है वही सही होगा। आप खुद सोचें, खुद जजमेंट करें, और आपका आंसर क्या होगा ये मायने रखता है। ठीक है, बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, जॉन मार्शल। नेक्स्ट आगे आइए। धम्म महामात्य का क्या अर्थ था? धम्म महामात्य का क्या अर्थ था? तो धम्म का प्रचार करने वाला, राजस्व संग्रह, मंदिर निर्माण, या इनमें से कोई नहीं? तो धम्म महामात्य का अर्थ बिल्कुल इन्होंने, इस बच्चे ने भी सही लगाया है, धर्म प्रचार करना था। देखो, धम्म महामात्य, महामात्य मतलब एक बड़ा सा पोस्ट होता था राज्य दरबार में, और धम्म से रिलेटेड है, तो जाहिर सी बात है कि वो धर्म का प्रचार करेंगे, यानी धम्म का प्रचार करने वाले को धम्म महामात्य कहा गया था। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश क्या कहलाता था? अपना विवेक से आंसर देने का प्रयास करेंगे, नहीं जानेंगे तो प्रश्न को अपने कॉपी में नोट करेंगे, और नोट करेंगे तो बोल बोल करके नोट करेंगे। आपको 2-3 बार बोल बोल के नोट करेंगे तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, बच्चे ने कटकुट करते करते, समझते समझते बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास किया है, और वो है संगम। क्या? संगम राजवंश पहला राजवंश कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट। इसी तरह से सोच विचार करें, और सोच विचार करके आपके हो सकते हैं आंसर गलत हों फिर सही हों, समझ बूझ करके आप सही आंसर को टिक लगा सकते हैं अपने क्वेश्चन में, और जो अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा, जो एकदम बिल्कुल परफेक्ट लग जाएगा, आप उसको अपने आंसर सीट में रंगने का प्रयास करेंगे। ये नहीं कि पहले आंसर सीट में रंगेंगे, नहीं, आंसर सीट में रंगने के पहले आप प्रश्न पर वेरीफाई कर लें कि यही अप्रोप्रिएट आंसर होने वाला है। चलिए, अगले प्रश्न है, कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? कृष्णदेव राय किस राजवंश के शासक थे? सुलू के थे, अराविडू के थे, संगम के थे, या तुलु वंश के शासक थे? किसके थे? बच्चे ने क्या लगाया है इस पर ध्यान ना दें, आप स्वयं सोचें। तो बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, तुलु वंश से संबंधित थे, इनका सही आंसर रहा है। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और राक्षसी तंगड़ी युद्ध, जिसे तालिकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, राक्षसी तंगड़ी का युद्ध, जिसे तालिकोटा का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, कब हुआ था? 1560 ईस्वी में हुआ था, 1563 में हुआ था, 1565 में हुआ था, या 1640 ईस्वी में हुआ था? बताइए। जल्दी बताइए, इधर होगा कि इधर?
1665 होगा। आप इसको अच्छे से याद करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीबीआई क्वेश्चन है। ओके, आगे आइए। कहता है उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? उड़ीसा के गजपति वंश की स्थापना कब हुई? 1206 में, 1336, 1347 या 1435 ईस्वी में? देखो, बच्चे ने कंफ्यूज करते करते आखिर अंत में इन्होंने सही आंसर ही दिया है, 1435 में दिया है। वेरी गुड। नेक्स्ट, 1435 याद रखिए, उड़ीसा में गजपति वंश की स्थापना कब हुई? 1435 में, 1435 ईस्वी में गजपति वंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब विजय प्राप्त किया था? इस बच्चे ने भी आंसर बिल्कुल सही देने का प्रयास किया है, बिल्कुल सही आंसर दिया है, 1510 ईस्वी। नेक्स्ट, आगे चले। विजयनगर की यात्रा करने वाला अफानासी निकितिन किस देश का व्यापारी था? अफानासी निकितिन किस देश का व्यापारी था? पुर्तगाल का था, इटली का था, रूस का था या स्पेन का था? ये क्लिष्ट क्वेश्चन है, अक्सर बच्चे इसमें धोखा खा सकते हैं, लेकिन संजोग की बात है कि इनका अंदाजा से लगाया हुआ प्रश्न भी बिल्कुल सही प्रतीत हो रहा है। अब ये जानबूझ करके लगाए हैं या अंदाजे से लगाए होंगे, कह नहीं सकता, बट इन्होंने सही आंसर किया है। नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। अफानासी निकितिन कहाँ का था? रूस का था। इस तरह से आप याद करें, अफानासी निकितिन कहाँ, किस देश का था? तो रूस का था। और क्या था? व्यापारी था। यह भी प्रश्न पूछा जाता है, क्या था? व्यापारी था, व्यापार करने भारत आया था। नेक्स्ट, महानवी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? महानवमी डिब्बा क्या है? मंदिर है कि विशालकाय मंच है कि महल है कि पर्वत है, क्या है? देखिए, इसमें भी आपकी संभावनाएं हो सकती हैं कि आप गलत कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन बच्चे ने अंदाजा ही सही बट सही आंसर दिया है, बट सही आंसर दिया है। महानवमी डिब्बा न मंदिर। देखो ना, इसमें छाटना भी बहुत, देखो कुछ कुछ प्रश्नों के आंसर ऐसे भी होते हैं, जैसे मंदिर हमने पढ़ा है क्या? नहीं। महल हमने पढ़ा है क्या? नहीं। पर्वत हमने पढ़ा है क्या? नहीं। तो क्या लग रहा है? तो ऑटोमेटिकली जब तीन नहीं होंगे तो चौथा को आंसर आप दे सकते हैं। इस तरह से भी आप अपने आंसर को छाट करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, इसमें भी आपकी प्लस पॉइंट होने की संभावना बन जाती है। ओके, नेक्स्ट, तो इस ट्रिक का भी आप इस्तेमाल जरूर करेंगे। नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? विजयनगर की मातृदेवी कौन थी? पंपा देवी थी, पार्वती थी, काली थी, दुर्गा थी? देखो, यहाँ पर भी छाटना इसी तरह से आसान होगा। क्या आपने पार्वती देवी के बारे में पढ़ा है विजयनगर साम्राज्य में? नहीं। काली के बारे में पढ़ा है? नहीं। दुर्गा के बारे में पढ़ा है? नहीं। तो जाहिर सी बात है, आपकी आंसर बिल्कुल सही होने वाली है, पंपा देवी। ठीक है, देखा ना? तो इस तरह से आप आंसर दे सकते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। नेक्स्ट, विजयनगर के कुदिरई चेट्टी कौन थे? कुदिरई चेट्टी कौन थे? ये एक व्यक्ति का नाम है, कुदिरई चेट्टी, ठीक है, और विजयनगर के बहुत ही फेमस पर्सन हैं, इसलिए इनको याद रखना जरूरी है कि कुदिरई चेट्टी कौन थे। घोड़ों के व्यापारी थे, आभूषण विक्रेता थे, कपड़ों के व्यापारी थे या कृषक थे? सोचिए। देखो, यहाँ पर अंदाज़ा लगाने का बच्चे ने प्रयास किया है, बट वो उनका अंदाज़ा सही नहीं हुआ है। कुछ कुछ अंदाजे गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जो कुदरई चट्टी हैं, कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसको कि आपको हर हालत में याद करना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है, ठीक है। हर जगह अंदाजे से आप आंसर डाल देंगे और आपके सही हो जाएंगे, इसकी संभावना है कभी कभी कम हो जाती है, ठीक है।
तो आपका आंसर याद कर लीजिए, घोड़ों के व्यापारी था कुदरई चट्टी। कुदरई चट्टी क्या था? घोड़ों का व्यापारी था। नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बहुत VVI क्वेश्चन के रूप में है, कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी है? कृष्णदेव राय ने अमुक्त माल्यद किस भाषा में लिखी है? तमिल भाषा में, तेलुगु ने? कृष्णदेव राय बताए हैं, विजयनगर साम्राज्य में बहुत ही महत्वपूर्ण शासक के रूप में इनको जाना जाता है, बहुत ही बेहतरीन शासक के रूप में जाना जाता है। तो इन्होंने अमुक्त माल्यद एक पुस्तक की रचना करी है। आपको बताना है कि किस भाषा में है, तमिल में है कि संस्कृत में है कि तेलुगु में है कि कन्नड़ में है। मैं पहले से कई बार कहते आया हूँ कि आप टिक पर ध्यान नहीं देंगे बल्कि खुद से सोचेंगे। अगर आप आंसर जानते हो तो ठीक है, दो अगर आपके आंसर गलत होते हैं तो उसे कॉपी में नोट करो, बोल बोल कर नोट करो। आपको पक्का है कि 1 से 2 बार ये क्रिया करोगे, ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएगा। चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो ये है तेलुगु। तेलुगु भाषा में अमुक्त माल्यद को लिखा गया है और इसके लिखने वाले कौन है? कृष्णदेव राय। आपसे यह भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमुक्त माल्यद की रचना किसने की है? यहाँ यह भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देखो, प्रश्न सेम टू सेम आ जाए ऐसा पॉसिबल नहीं है। प्रश्न सेम टू सेम हो सकते हैं बट उसको पूछने के तरीके अलग भी हो सकते हैं। इन बातों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। तो अमुक्त माल्यद, ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि अमुक्त माल्यद नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? तो आपके आंसर क्या होंगे? कृष्णदेव राय। अब देखो, यही प्रश्न यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करके लाया गया है कि यह किस भाषा में लिखा गया है? तो तेलुगु भाषा में लिखा गया है, ठीक है। तो इस तरह से प्रश्नों की प्रकृति थोड़ी मोड़ी चेंज हो सकती है। तो इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि प्रश्न किस तरह से और पूछे जा सकते हैं, इसमें से और क्या प्रश्न बन सकता है। इन सब चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी होता है। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करने वाला राजा रुद्रदमन का काल क्या था? काल मतलब समय। वो किस तिथि के आसपास में थे? कौन? राजा रुद्रदमन, ठीक है। तो आपको बताना है राजा रुद्रदमन जिन्होंने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया, तो कब के शासक थे? बहुत ही हिटलिस्ट क्वेश्चन है ये, अच्छा क्वेश्चन है। आपको आंसर देना है पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी या चौथी शताब्दी। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, कितना कंफ्यूज किया जाता है। तो कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, आपको आंसर स्पष्ट तौर पर देना है दूसरी शताब्दी। क्या देना है? दूसरी शताब्दी। सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार दूसरी शताब्दी में किसने किया? तो राजा रुद्रदमन ने किया। अब इसमें से नया प्रश्न क्या बन सकता है? यही प्रश्न पूछेगा लेकिन चेंज क्या करेगा? सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार दूसरी शताब्दी में किस शासक के द्वारा किया गया था? क्लियर? आंसर क्या देगा? राजा रुद्रदमन। और भी 2-3 राजा का नाम डाल देगा आसपास में। समझ गए? ऐसे प्रश्न, सेम सेम प्रश्न अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं, इन चीज़ों को ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे मैं बता दूं कि जो टेस्ट पेपर जो 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसका टेस्ट पेपर भी बिहार बोर्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। मैं उसका भी आपको आंसर सर्टेनली मैं देने का प्रयास करूंगा। जल्दी से उसका पीडीएफ में मैं डाल दूंगा, उसका आंसर शीट भी नीचे मैं डाल दूंगा। तो पीडीएफ से जो पढ़ना चाहें पीडीएफ में पढ़ेंगे, जो वीडियो के माध्यम से समझना भी चाहेंगे और सीखना भी चाहेंगे तो वो वीडियो के माध्यम से सीख सकते हैं। तो दोनों, और वीडियो अगर पसंद आती है तो लाइक करना कभी ना भूलें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें ताकि वह भी आपकी तरह सीख सकें, वह उनके भी नंबर अच्छे आ सकें। क्योंकि मित्रता वही अच्छी होती है जो एक दूसरे का भला चाहता हो। और जब आप अपने मित्र का भला नहीं चाहेंगे तो आपकी मित्रता में दाग लग सकती है, आपकी मित्रता अधूरी होगी और वह किसी काम का नहीं होगा। और दूसरी बात यह भी कही गई है कि यदि आप लोगों के बारे में अच्छा सोचते हो तो आपका भी अच्छा होने वाला है। यानी आप अपने दोस्तों के बारे में अगर अच्छा सोचते हो तो आपका भी अच्छा होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट
42वां प्रश्न है, 5वीं सदी का मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है, कहाँ मिलता है? राजस्थान का है, मध्य प्रदेश का है, कर्नाटक का है या गुजरात का है? बच्चे ने आंसर का अंदाज़ा बिल्कुल सही लगाया है और आंसर होगा मध्य प्रदेश। बिल्कुल सही है। 5वीं सदी में मंदसौर अभिलेख जिसमें रेशम के बुनकरों की एक श्रेणी का वर्णन मिलता है। श्रेणी मतलब उसी बुन बुनकर लोगों का समूह, ठीक है, का वर्णन मिलता है। तो कहाँ से? तो मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट आगे चले। प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य लिखा? प्राचीन भारत में जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य को लिखा है? जैन विद्वानों ने, जैन समझ रहे हैं ना? यहाँ पर भारत में कई प्रकार के संप्रदाय चलते हैं, ठीक है। तो बौद्ध हैं, जैन हैं, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, मुस्लिम संप्रदाय के लोग हैं। तो सभी लोगों का अपना अपना कुछ निजी साहित्य होता है। तो उसी तरह से जैन विद्वानों ने किस भाषा में साहित्य को लिखा था? प्राकृत में, तमिल में, संस्कृत में या इनमें से सभी? किस में लिखा? प्राकृत में लिखा कि तमिल में कि संस्कृत में या इनमें सभी? कौन सा होगा? किस भाषा में लिखा बताइए? तो आपके आंसर होंगे, देखो, बौद्ध और जैन ये दोनों भारत की बहुत ही प्राचीन है, और बहुत ही प्राचीन है तो जाहिर सी बात है स्टार्टिंग पीरियड की भाषा क्या रही थी? प्राकृत रही थी। तो आपको बता दें कि प्राकृत भाषा आपका अप्रोप्रिएट बिल्कुल सही आंसर होगा, ठीक है। सभी भाषाओं की जननी है प्राकृत, ठीक है। प्राकृत का मतलब ये समझो ना, सीधा सीधा, कि जो एज ए सिंबल, यानी किसी भी चीज़ के बारे में हमको बताना होता था तो उसका सिंबल बनाया जाता था। जैसे सपोज अब पानी है तो पानी का सिंबल बनाया गया, हमें लोटा चाहिए तो लोटा का सिंबल बनाया गया, लोटा के संबंध में कहना चाहते हैं तो लोटा का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। किसी फूल के बारे में, किसी पौधे के बारे में वर्ड कहना चाहते हैं तो हम पौधा का चित्र बनाते हुए हम बताएंगे। तो यह जो है ना भाषा, यह प्राकृत भाषा कहलाती थी। यानी प्रकृति को साक्षात रूप में जैसे है वैसे उसको प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता था, इसीलिए इसका नाम भी पड़ा प्राकृत भाषा। आगे चलो, आगे चलते हैं। बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बहुत ही हल्का और आसान प्रश्न। मैंने कहा था ना, सारे प्रश्नों को पढ़ो, उसमें से कुछ आसान होंगे, कुछ भारी होंगे, कुछ कंफ्यूज करने वाले होंगे। तो जब सबसे आसान है सबसे पहले उसको बनाओ, फिर थोड़ा उलझाने वाला है फिर उसको बनाओ, और इतना करते करते आपके 50 प्रश्न के आंसर हो ही जाएंगे। मेरा गारंटी है, मेरा दावा है। आप सारे प्रश्नों को केवल पढ़ के तो देखो। इसलिए घर में एक चीज़ का प्रैक्टिस खूब करना है। क्या करना है? आप थ्रोली यानी स्पीड में पढ़ना और समझना, ये दो कला का विकसित, ये कला का विकास करो। आप बहुत ही आसानी से एग्ज़ाम्स को निकालोगे और किसी तरह का डर भय आपको परीक्षा के दौरान नहीं लगने वाला है। बच्चे डरते कब है? जब उनके पास नॉलेज की कमी होती है। तो नॉलेज को इन्हेंस करिए, सीखिए, बढ़िए, आगे बढ़िए, समझदारी को बढ़ाइए। देखिए, शिक्षा का मूल उद्देश्य क्या है? शिक्षा का मूल उद्देश्य है चीज़ों को समझना। अगर आपको चीज़ें सरलता से समझ में आ रही है, इसका मतलब आप एक विद्यार्थी हो। और अगर चीज़ें सरलता से नहीं समझ में आ रही है, इसका मतलब आप एक विद्यार्थी नहीं हो अभी। यानी आपको अभी और सीखने की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा लर्न करने की आवश्यकता है, लोगों से बातें करने की आवश्यकता है, चीज़ों को पढ़ करके समझने की आवश्यकता है। चलिए, बुद्ध का जन्म, बिल्कुल आसान प्रश्न और बिल्कुल सही जवाब बच्चे ने दिया है, लुम्बिनी। नेक्स्ट आगे की ओर चलता हूँ। और अगला प्रश्न है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किस राजवंश के शासनकाल में हुआ था? राष्ट्रकूट के शासनकाल में, या चोल के शासनकाल में, या पल्लव के शासनकाल में, या सातवाहन के शासनकाल में? आपको बताना है किसके शासनकाल में हुआ था। देखो, बच्चे ने अंदाज़ा सही लगाया हो या जानबूझ कर लगाया हो, बिल्कुल इनका आंसर
सही है, बिल्कुल सही है। राष्ट्रकूट राजवंश ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, नेक्स्ट। जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर कौन थे? देखिए, जैन धर्म और बौद्ध धर्म ये दोनों को जानना बहुत ही ज़रूरी है। इससे कई प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसके बारे में ज़रूर पढ़ा कीजिए। देखिए, यहाँ पर भी एक प्रश्न पूछा गया है, तो आंसर है महावीर, पार्श्वनाथ, अजीतनाथ या ऋषभदेव। तो आपको बताना है आंसर कौन सा होगा। और यहाँ पर बच्चे का अंदाज़ा थोड़ा गलत हो पाया है, महावीर नहीं होंगे, क्योंकि महावीर से यह अंतिम तीर्थकर के रूप में जाने जाते हैं। जैन धर्म में अंतिम तीर्थकर के रूप में महावीर जाने जाते हैं, इसलिए महावीर जो है वो आंसर बिल्कुल नहीं होने वाला है। और आंसर क्या होने वाला है? ऋषभदेव। ठीक है, आंसर क्या होने वाला है? ऋषभदेव। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अल बिरूनी को कौन बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी ले गया था? ख्वारिज्म एक जगह का नाम है और गजनी भी एक जगह का नाम है। ठीक है, तो अल बिरूनी को, जो कि एक इतिहासकार के रूप में भी था, ठीक है, तो बंधक बनाकर ख्वारिज्म से गजनी कौन ले गया था? सुल्तान महमूद ले गया था, मोहम्मद गोरी ले गया था, बलबन ले गया था, या मोहम्मद बिन तुगलक ले गया था? तो इनका आंसर बिल्कुल सही लगाया हुआ है, सुल्तान महमूद के द्वारा ले गया था। सुल्तान महमूद के द्वारा ख्वारिज्म से गजनी ले जाया गया था अल बिरूनी को। ठीक है, आगे। रिहला के लेखक कौन थे? बर्नियर थे, अल बिरूनी थे, अब्दुल रज्जाक थे, या इब्न बतूता थे? रिहला के लेखक कौन थे? अल बिरूनी थे, बर्नियर थे, अब्दुल रज्जाक था, या इब्न बतूता था? चलिए, टिक पर ध्यान नहीं देना है, टिक गलत भी हो सकता है, आप अप्रोप्रिएट अपना आंसर चुनिए। आपका आंसर सही होता है या नहीं, ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। चलिए मैं बता दूं, इब्न बतूता। रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता थे। नेक्स्ट, अच्छे से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में ये रेहला बार बार पूछा जाता है। कभी कभी रेहला भी लिखेगा, रिहला या रेहला ये दोनों सेम ही चीज़ है, अलग अलग नहीं समझिएगा। ठीक है, तो रिहला के लेखक कौन थे? इब्न बतूता। नेक्स्ट, फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? फ्रांसवा बर्नियर कौन था? आपको बताना है, फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक था कि राजनीतिक दार्शनिक था या इतिहासकार था या इनमें से सभी था? चलिए मैं बताऊं, चलिए बताते हैं। फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक भी था, इतिहासकार भी था और राजनीतिक दार्शनिक था। अब आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो आपका आंसर होना चाहिए इनमें से सभी। ठीक है, नेक्स्ट, याद रखिए फ्रांसवा बर्नियर क्या क्या था? तो चारों था। अब इनमें से सभी आपको याद नहीं करना है, बल्कि आप जब कॉपी में नोट करोगे तो लिखोगे फ्रांसवा बर्नियर चिकित्सक भी था, राजनीतिक दार्शनिक भी था और इतिहासकार भी था। ऐसे आपको आंसर लिखना है। नेक्स्ट, मुगल शासकों को किसने शिविर नगर कहा? मुगल शहरों को, सॉरी शासकों का हमने कह दिया, सॉरी, मुगल शहरों को, मुगल शहर यानी कि मुगल काल में जो शहर बसाए जाते थे उसको किसने शिविर नगर कहा? अब शिविर नगर क्यों कहा, थोड़ा यह भी चर्चा कर लेते हैं। तो शिविर नगर इसलिए कहा जाता था क्योंकि मुगल काल में जो शहरों का निर्माण होता था ना, तो इस कदर होता था जैसे लगे कि 1 से 2 दिन में पूरा शहर का शहर बस गया, और 1 से 2 दिन में ऐसा माने वीरान हो गया जैसे लगता है कि वहाँ पर शहर का नामो निशान नहीं था। तो इस घटना से प्रभावित होकर के
एक विद्वान ने मुगल शहरों को शिविर नगर कहा था। आपको बताना है कि शिविर नगर किसने कहा था। ठीक है, इब्न बतूता ने कहा था कि बर्नियर ने कहा था या ट्रेवेनियर ने कहा था या बारबोसा ने कहा था। देखिए, बच्चे को भारी लगा, इसने छोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से जो हल्का लगे उसका पहले आंसर आप दीजिए, जो भारी लगे उसका बाद में आंसर दीजिए, या तो फिर छूट जाएगा। 50 आपका टारगेट पूरा हो गया, आप छोड़ दीजिए। सभी को आंसर देना कौन जरूरी है। चलिए, मैं इसका आंसर बता दूं। अब मैं इसका आंसर बता देता हूं। बर्नियर, मैंने कक्षा में भी पढ़ाया है। बर्नियर ने मुगल शहरों को शिविर की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी, कैसे दी थी, मैंने सारे चर्चा कर दिया। नेक्स्ट, आगे। शिविर का मतलब क्या होता है ये भी आप समझ गए होंगे। 51वां प्रश्न देखिए, 1793 में जब बंगाल के अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था, बंगाल में अस्थाई बंदोबस्ती लागू किया गया था, तो वहाँ का गवर्नर जनरल कौन था। यानी अस्थाई बंदोबस्ती जब बंगाल में लागू हुआ था उस समय गवर्नर जनरल कौन था। वारन हेस्टिंग था, कॉर्नवालिस था, बुकानन था या रीपन था। टिक पर नहीं ध्यान देंगे, अपना आंसर खोजेंगे। अगर नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं, मैं आंसर बताऊंगा, आप उसे नोट कर लेंगे। तो 1793 में कौन गवर्नर था, यहाँ से भी आप सोचो। चलो मैं बता देता हूँ। तो इसका आंसर हो जाएगा कॉर्नवालिस। क्या हो जाएगा आंसर, कॉर्नवालिस। आप लिख लीजिए कॉर्नवालिस। ओके, नेक्स्ट। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश किया गया था। तो इसका अप्रोप्रिएट सही आंसर होगा 1813 ईस्वी। 1813 ईस्वी। नेक्स्ट चले। देखिए, ये हो गया खास करके परेशान करने वाला क्वेश्चन। ये प्रश्न बार बार नहीं दोहराया जाता है, लेकिन आखिर न का आखिर जो है सो इम्पोर्टेंट था, इसके वजह से आपके परीक्षा में पूछा गया है। इस बात को ध्यान में रखें। 1813 ईस्वी में पांचवी रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में पेश किया गया था। नेक्स्ट, वीवीआई क्वेश्चन। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। 1774, 1784, 1793 या 1813 ईस्वी को। बताइए आंसर। पीटर्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था। तो आंसर होगा 1784। क्या होगा, 1784 ईस्वी में पीटर्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था। वीवीआई क्वेश्चन। नेक्स्ट, फ्रांसिस बुकानन कौन थे। फ्रांसिस बुकानन कौन थे। एक चिकित्सक थे, व्यापारी थे, एक जमींदार थे या गवर्नर थे। गवर्नर थे। अब देखो, गवर्नर तो फ्रांसिस बुकानन थे नहीं। आप ऐसे भी छाटो, छाट के आंसर बताने का प्रयास करो। फ्रांसिस बुकानन कौन थे। तो फ्रांसिस बुकानन, मैं बताऊं, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। क्या थे, फ्रांसिस बुकानन एक चिकित्सक थे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह कब हुआ था। चलिए, आपके सामने चार ऑप्शन है। 1792 से 1793, 1833 से 1834, 1855 से 1856 या 1875 से 1876 ईस्वी के बीच में कब हुआ था। बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर देने का प्रयास किया है। 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। 1855 से 1856 ईस्वी के बीच। ओके, नेक्स्ट। अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में किस जनजाति को बसाया था। दामिन ई कोह एक जगह का नाम है, उसमें किस जनजाति को बसाने का काम किया था अंग्रेजों ने। ठीक है,
आपको बताना है संथालों को बसाया था, पहाड़ियों को बसाया था, या मुंडाओं को बसाया था, या इनमें से किसी को भी नहीं बसाया था। बताइए आंसर। बच्चे ने लगाया है पहाड़ियों को। आप इस पर आंसर ना दें, आप अपना विवेक से आंसर देने का प्रयास करें, चीटिंग ना करें। चलिए इसका सही आंसर मैं बता दूं, संथालों को बसाने का काम किया था दामिन ई कोह में। अंग्रेजों ने दामिन ई कोह में, जो कि एक जगह था, तो संथालों को बसाने का प्रयास किया था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में भूमि का स्वामित्व कौन होता था? भूमि का स्वामित्व कौन होता था? किसान होता था। अब देखो, रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी व्यवस्था है ना। चलिए बताइए, किसान था, जमींदार था, साहूकार था, या इनमें से कोई नहीं? रैयतवाड़ी, रैयत 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 याद हुआ? अरे आपके पापा के डायरी में देख लेना, किसान का नाम के बाद उसमें रैयत लिखा जाता है। ठीक है, तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, लेकिन समझदारी से देना होगा। ठीक है, तो आंसर होगा किसान। रैयतवाड़ी बंदोबस्ती में भूमि का स्वामी कौन होता था, यानी मालिक कौन होता था? तो भूमि यानी जमीन का मालिक होता था किसान। ओके, भूमि यानी जमीन का मालिक किसान होता था। नेक्स्ट, 10 मई 1857 ईस्वी को सिपाहियों ने कहाँ पर विद्रोह किया था? अब देखो, 1857 से प्रश्न आया, बोले ये चैप्टर कितनी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 10 मई को कहाँ विद्रोह हुआ था? दिल्ली में हुआ था कि आगरा में? 1857 का विद्रोह तो कॉमन हो गया। अब आपको याद रखना, 10 मई को कहाँ पर विद्रोह हुआ था? दिल्ली में, आगरा में, मेरठ में, या पटना में? सही है, कुछ बच्चों ने आंसर दिया होगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। मेरठ से, मेरठ छावनी से, याद हुआ? मेरठ छावनी से सिपाही विद्रोह। ओके नेक्स्ट, 10 मई को हुआ था। चलिए, 1856 ईस्वी में अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने किस आरोप में हटाया था? वाजिद अली शाह जो अवध का नवाब था, वाजिद अली शाह जो अवध का नवाब था, उसको कौन सा आरोप लगा करके उसको गद्दी से हटा दिया था और उसके राज्य को हड़प लिया था? चलो बताओ। विद्रोही गतिविधि के आरोप लगाया था, कुशासन का आरोप लगाया था, मराठों के विरुद्ध युद्ध में साथ नहीं देने के आरोप लगाया था, या इनमें से कोई आरोप नहीं था? बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, यह प्रश्न बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। तो आंसर होगा, बताओ, ये कौन? कुशासन का आरोप लगाया गया था। ठीक है, कुशासन मतलब होता है खराब शासन, यानी खराब प्रशासनिक व्यवस्था। ये आरोप लगा करके इसको हड़प लिया था। नेक्स्ट, कु मतलब होता है खराब। ठीक है, तो खराब प्रशासन को बताया था कि आपका जो प्रशासन जो चल रहा है वो खराब प्रशासन है। ठीक है, तो ये आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट, आपके सामने प्रश्न है, किसे बंगाल आर्मी का पौधशाला कहा जाता था? बंगाल आर्मी का पौधशाला यानी बंगाल आर्मी को पहली बार कहाँ रोपा गया, मतलब उसको पौधशाला के रूप में कहा गया, है ना। तो ऐसा कौन सा जगह था जहाँ बंगाल आर्मी को रखा गया था? कलकत्ता में, अवध में, ढाका में, दिल्ली में, कहाँ पर? जल्दी से बताइए, बहुत ही आसान और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसका आंसर उम्मीद है कि दे भी सकते हैं, कंफ्यूज भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो चलिए मैं बता दूं, अवध में अवध को पौधशाला बनाया गया था। पूछिए क्यों? क्योंकि कुप्रशासन का, अभी अभी जस्ट आपने क्वेश्चन पढ़ा, कुप्रशासन का आरोप लगाकर सबसे पहले अगर किसको हड़पा गया तो अवध को ही हड़पा गया था। ठीक है, और आरोप क्या लगाया? कुप्रशासन यानी खराब शासन नीति, उसका आरोप लगाया गया था। ठीक है, और बंगाल आर्मी का पौधशाला के नाम से भी जाना जाता है। उम्मीद करते हैं कि यह प्रश्न आपको अच्छे से याद हो गया होगा। देखो, चीज़ों को समझोगे तो आसानी से याद हो जाएगा, रटोगे तो भूला जाओगे। चीज़ों को समझो, याद हो जाएगा।
नेक्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को खत्म करने के लिए कानून बनाए थे। आपको पता होगा कानून बनाए थे, बिल्कुल। तो बताइए कब बताए थे, कब बनाया था वो कानून। टिक को नज़रअंदाज करें, आप स्वयं से आंसर डालें। बिल्कुल सही, 1829 ईस्वी को। कब? 1829 ईस्वी को लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा, सती प्रथा क्या होता है? सती मतलब होता है जब, देखिए ये बहुत ही भारत की सबसे खराब प्रथा थी। और इस प्रथा के अंतर्गत क्या था, बचपन में ही शादी कर दिया जाता था, लड़का लड़कियों को शादी कर दिया जाता था। उसके बाद जब वो युवा हो रहे हैं, और युवा होने के दौरान या किसी भी स्टेज में जैसे ही उसका हस्बैंड अगर किसी बीमारी से या कुछ इससे भी मर गया है, डेथ हो गया है, तो उनकी विवाहिता अर्थात उनकी पत्नी को उन्हीं की चिता पर जबरदस्ती बांध करके उसको जला दिया जाता था, और उसे पापिन के रूप में जाना जाता था। तो यह भारत की बहुत ही गंदी प्रथा थी, जिसे लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कानून बना करके इसे निरस्त करने का प्रयास किया था। ठीक है, और इसमें सहयोग हमारे भारतीय ने भी कोई सहयोग किया होगा, तो राजा राम मोहन राय का नाम बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इनका भी नाम इस प्रथा को मिटाने में जुड़ा हुआ है। इस प्रश्न को ध्यान से रखिएगा, ठीक है। इसी प्रश्न को उलट पुलट के कभी भी पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट, बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने कहाँ निर्वासित कर दिया? कलकत्ता में, बम्बई में, रंगून में, मद्रास में। सबसे पहले शब्द निर्वासित शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पर निर्वासित क्या हो रहा है। तो निर्वासित का मतलब मैं बता दूं, ये निर्वासित जो शब्द है, ये निर्वासित शब्द का मतलब बता दूं कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली से हटा करके, यानी शासक जो था वहाँ से राजा को वहाँ से हटा करके उसको कैद करके और उसे एक खास जगह पर बाहर किनारे स्थान पर रख दिया गया, ठीक है। ऐसा जगह जहाँ पर जो जेलनुमा हो, एक तरह से बोला जाए, या तो फिर नज़रबंद तरीके से बोला जाए। तो ऐसे स्थानों पर रखा जाना को, या व्यवस्थित कर देना है उसको, तो ऐसे को निर्वासित मतलब उसका जो वास है उसको बदल देना, उसको वास को ज़बरदस्ती बदल देना को निर्वासित कह सकते हैं, ठीक है। तो समझ गए। तो अब आपको बताना है कि बहादुर शाह जफर को दिल्ली से हटा करके, यानी उसको कैद करके कहाँ रखा गया था। उसको कैद करके कहाँ रखा, कलकत्ता में रखा गया, बम्बई में, मद्रास में, या रंगून में, कहीं ना कहीं रखा गया होगा, क्योंकि अपराध किया था 1857 का महत्वपूर्ण जो है सो मालिक के बना हुआ था, पूरे भारत का नेतृत्वकर्ता के रूप में उसे विद्रोहियों ने अपना घोषित कर दिया था कि हम लोग का नेतृत्वकर्ता यही है। तो कहीं ना कहीं बड़ी सज़ा होगी। तो जाहिर सी बात है कहाँ भेजा गया होगा, बताइए जल्दी से, सोचिए समझिए। हाँ, बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, और इसका आंसर सही होगा रंगून। क्या आंसर होगा? रंगून, ठीक है। नेक्स्ट, आगे चलें। ओके, द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था? द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग क्या था? अखबार था, कार्टून था, मूर्ति था, या कानून था? द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग, मैं बता दूं, थोड़ा कलिष्ठ है, मैं बता दूं, यह एक प्रकार का कानून था। द क्लीमेंसी ऑफ केनिंग, यह एक प्रकार का कानून था। नेक्स्ट, किसने 1857 ईस्वी के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है, भारत का स्वाधीनता कहा, भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा, ठीक है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड आखिर किसके द्वारा दिया गया? डिज़रायली के द्वारा दिया गया, मार्क्स के द्वारा दिया गया, सावरकर या तिलक? वो कौन शख्स थे जिसने 1857 के विद्रोह को भारत का स्वाधीनता संघर्ष का नाम दिया था?
तो इसका आंसर आपको मैं बता दूं, इतिहासकार जो है सावरकर जो हैं, इन्होंने कहा था, भारत का स्वाधीनता संघर्ष कहा था। किसने? सावरकर ने। नेक्स्ट आगे की ओर चलते हैं, इसे अच्छे से याद कर लीजिए। आगे की ओर चलते हैं। और 1858 ईस्वी में पील कमीशन का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? पील कमीशन का उद्देश्य क्या था? 1858 ईस्वी में पील कमीशन, ठीक है, क्या? पील कमीशन, एक मिनट, अच्छा नहीं लिखाया, पील कमीशन, गलत हो गया। पील कमीशन का क्या उद्देश्य था? राजस्व व्यवस्था को सुधार करना, विद्रोहियों को सजा दिलवाना, सेना का पुनर्गठन करना, या शिक्षा का प्रसार करना? बताइए क्या था पील कमीशन का? सेना का पुनर्गठन करना। क्या था? सेना का पुनर्गठन करना। इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा सेना का पुनर्गठन करना। क्या? सेना का पुनर्गठन करना पील कमीशन का उद्देश्य था। ओके, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई? कलकत्ता से दिल्ली कब राजधानी को बदला गया? बहुत ही सिंपल और आसान प्रश्न है। हम उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चे इसका प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली कब स्थानांतरित हुई थी? जल्दी से बताइए कौन सा होगा आंसर। 1910 होगा, 1912 होगा, 1909 होगा, या 1911 होगा? जल्दी बताइए। क्या होगा? 1911, बिल्कुल सही आंसर। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? फोर्ट सेंट जॉर्ज किस शहर में स्थित है? पांडिचेरी में, मद्रास में, कलकत्ता में, या बम्बई में? पांडिचेरी में, मद्रास में, कलकत्ता में, या बम्बई में? चलिए आपको बता दें, मद्रास, इसको याद कर लीजिए, मद्रास में। नेक्स्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य कला शैली में हुआ है? अब गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किस स्थापत्य शैली का मतलब होता है एक ऐसी शैली जिसके द्वारा भवन के निर्माण में उस शैली का उपयोग करके उसे सुंदर या आकर्षक बनाने का प्रयास किया जाता है। तो आपको बताना है, ए है नव गौथिक, दूसरा है नव शास्त्रीय, तीसरा है द्रविड़, और चौथा है इंडो सारा सैनिक। ठीक है, तो इंडो सारा सैनिक, कौन सी शैली का प्रयोग किया गया है? इंडो सारा सैनिक। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। भारत में भारत में नियमित दशकीय जनगणना कब प्रारंभ हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। बिल्कुल सही आंसर, 1881 ईस्वी। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिले में दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? महात्मा गांधी एक मुकदमे के सिलसिला में
दक्षिण अफ्रीका कब गए थे? 1891, 1893, 1901 या 1906 ईस्वी? 1893 ईस्वी आपका बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे की ओर चलें। सितंबर 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? आज़ाद हिंद फौज, जैसे ही नाम आता है डायरेक्ट सुभाष चंद्र बोस का नाम लोग लेते हैं। किसका नाम लोग लेते हैं? सुभाष चंद्र बोस। लेकिन आप थोड़ा ध्यान रखें, धीरज रखें और थोड़ा अच्छे से सोचें। सितंबर 1942 ईस्वी में आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? गठन किसने किया था? ठीक है, ओके। इसका आंसर होगा कैप्टन मोहन सिंह। कैप्टन इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मोहन सिंह इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। आप मोहन सिंह को याद रखें। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, कैबिनेट मिशन योजना के अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, वेवेल थे या अलेक्जेंडर थे? वीवीआई क्वेश्चन, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है, आपको इसमें गलती नहीं करना चाहिए। ठीक है, लॉरेंस। ठीक है, कैप्टन मिशन योजना का अध्यक्ष कौन थे? लॉरेंस। इसमें चले नेक्स्ट। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? आपके सामने 4 ऑप्शन हैं। आप चारों ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन याद कर लीजिए। 16 अगस्त 1946 ईस्वी। मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया था? 16 अगस्त 1946 ईस्वी को मनाया था। ओके, नेक्स्ट। भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? भारत की आज़ादी के समय ब्रिटेन में किसकी सरकार थी? तो यह बहुत ही अच्छा और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप इसको हमेशा एक के लिए याद रखें, चूँकि भारत की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। लेबर पार्टी, लिबरल पार्टी, लिबर्टी पार्टी या डेमोक्रेटिक पार्टी? तो याद रखें लेबर पार्टी। क्या याद रखें? लेबर पार्टी। ठीक है, लेबर मीन्स मजदूर। ठीक है, तो मजदूर की पार्टी नहीं भाई, लेबर पार्टी नाम रखा गया था। ठीक है, एक पार्टी का नाम रखा गया था लेबर पार्टी। जैसे भारत में भी बहुत सारी पार्टियां हैं, है ना? भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, लोक जनशक्ति पार्टी, तो इस तरह से लेबर पार्टी, है ना? याद रखेंगे। ओके, नेक्स्ट। संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? संविधान सभा का गठन किस योजना के तहत किया गया था? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, माउंटबेटन योजना, कैबिनेट मिशन योजना, बेवेल योजना? देखो बच्चे ने क्या प्रयास किया है, 75वां प्रश्न भी टाइप किया है। ठीक है, 75वां प्रश्न भी इसने टाइप करने का प्रयास किया है। हालांकि ये गलत प्रयास था या सही प्रयास था, मतलब ये नहीं बनता। मतलब है कि आपने सारे प्रश्नों को देखना ज़रूरी है। ठीक है, सारे प्रश्नों को आपको देखना ज़रूरी है। उसमें जो आसान लगे सबसे पहले उसको मारो टिक। ठीक है, उसके बाद आंसर चेक करो, इसके बाद आंसर को फिल करो। तो चलो, इसका आंसर यहाँ पर इन्होंने जो भी प्रयास किया वो प्रयास थोड़ा असफल रहा, और इसको अप्रोप्रिएट आंसर है कैबिनेट मिशन योजना। ठीक है, याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत जो है सो संविधान सभा का गठन किया गया। कैसे याद रखेंगे? कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था भारत में। कहाँ? भारत में। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार प्रश्न को रिपीट किया जाता है। हो सकता है अगले परीक्षा में भी यह प्रश्न आपको आ जाए। तो बहुत ही आसान जवाब है और लगभग बच्चे जानते हैं इसका, BR अम्बेडकर। आप अगर नहीं जानते हैं तो याद कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। संविधान की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ओके, नेक्स्ट।
अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था, राजेंद्र प्रसाद ने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने किया था, या के.एम. मुंशी ने किया था? तो अच्छे से याद रखिए, ये आपका कंफ्यूज हो सकता है। तो मैं बता दूं इसका कि जवाहरलाल नेहरू इसका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। कि जवाहरलाल नेहरू ने, आप इसको याद कैसे करिएगा, जवाहरलाल नेहरू ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था। ठीक है, कैसे? जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज का प्रस्ताव संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, यानी कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज ऐसा होना चाहिए। ठीक है, यह सबसे पहले किसने कहा, या होना चाहिए भारत का राष्ट्रीय ध्वज? तो किसने प्रस्ताव पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और इसके बाद फिर भारत का झंडा कैसा होना चाहिए, ठीक है, इस पर मंथन प्रारंभ हो गया। ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? भारत का जब पहली बार सरकार गठन हुआ था भारत में, तो वहाँ अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? ठीक है, पहली बार सरकार का गठन हुआ था, उसे अंतरिम सरकार के रूप में जाना जाता है। तो अंतरिम सरकार में वित्त मंत्री कौन थे? लियाकत अली खान थे, जगजीवन राम थे, C.H. भाभा थे, या B.R. अम्बेडकर थे? बताइए आंसर। चलिए, इसको याद कर लीजिए, आपकी गलत हो भी सकती है। लियाकत अली खान, इसके सही आंसर होगा लियाकत अली खान वित्त मंत्री थे अंतरिम सरकार में। ठीक है, और प्रधानमंत्री कौन? जाहिर सी बात है, जवाहरलाल नेहरू। ओके, नेक्स्ट। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे, लॉर्ड माउंटबेटन थे, J.B. कृपलानी थे, या C. राजगोपालाचारी थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, इसमें दो प्रश्न पूछे जाते हैं, दोनों का ध्यान में रखिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ठीक है, तो इसका आपका अप्रोप्रिएट आंसर हो जाएगा C. राजगोपालाचारी। क्या हो जाएगा? C. राजगोपालाचारी हो जाएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो C. राजगोपालाचारी। लेकिन इसी प्रश्न में थोड़ा सा ट्विस्ट करेगा। क्या करेगा कि बोलेगा स्वतंत्र भारत के प्रथम के जगह पर कर देगा प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे। प्रथम के बाद भारतीय डाल देगा। ठीक है, और जब प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो C. राजगोपालाचारी प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे ये। ठीक है, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे C. राजगोपालाचारी। ओके, नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। जय हिंद का नारा किसने दिया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जय हिंद किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने। नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं, और अब समाप्त हो गया है, बहुत ज़्यादा समय नहीं। देखिए, चीज़ों को समझने के लिए थोड़ा समय तो देना ही पड़ेगा। शॉर्टकट का किसी का भी उपाय शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में किस शासक की प्रशंसा की है? अशोक का किया है, समुद्रगुप्त का किया है, चंद्रगुप्त मौर्य का किया है, या प्रभावती गुप्त का किया है? तो आपको इसका आंसर याद रखिए, समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है। ठीक है, हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में समुद्रगुप्त की प्रशंसा की गई है, चूँकि वास्तव में समुद्रगुप्त जो है सो एक बेहतरीन शासक था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। अगला प्रश्न है, गौतमी पुत्र सातकर्णी का संबंध किस राजवंश से था? सातवाहन से था, कुषाण से था, कण्व से था, या शुंग वंश से था? गौत गौतमी पुत्र सतकर्णी का संबंध बताइए किससे था? तो आंसर याद रखिए, सातवाहन से था। ठीक है, देखो, सातकर्णी, ठीक है, सातवाहन मैच किया, आसानी से याद रहेगा।
बिल्कुल आसानी से याद रहेगा, याद कर लो। नेक्स्ट, तमिल संगम साहित्य में बेलार किसे कहा था, है ना। तमिल साहित्य में बेलार किसे कहा जाता था। बेलार, बेलार शब्द किसको दिया गया। किसान को कहा जाता था, बड़े जमींदार को कहा जाता था, हलवाहा को कहा जाता था, या दास को कहा जाता था। तो याद रखिए, जो बेलार शब्द आया है यह बड़े जमींदारों के लिए इसका उपयोग किया जाता था। बड़े जमींदारों को बेलार कहा जाता है। बेलार, बेलार, ठीक है। बेलार नहीं, बेल्लार, ठीक है। ओके, अच्छे से पढ़िए क्योंकि ल ल संयुक्त है यहाँ पर। शिल्प उत्पादकों और व्यापारी के संघों को क्या कहा जाता था। शिल्प उत्पादकों, शिल्प मतलब समझ रहे हैं ना, कारीगर जो तरह तरह के चीज़ों को बनाने का काम करता है उसको शिल्प कहेंगे। अब व्यापारी जो व्यापार करता है, तो इसके संघ को क्या कहा जाता था। श्रेणी कहा जाता, सार्थवाहक कहा जाता, सेठी कहा जाता है, इनमें से कोई नहीं। इसको आप याद कर लीजिए, श्रेणी कहा जाता था। क्या कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, धर्म सूत्र और धर्मशास्त्र में विवाह के कितने रूपों की मान्यता दी गई है। देखिए, अब भारत में रह रहे हो तो यहाँ पर ये याद रखना जरूरी होता है कि विवाह कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। समाजशास्त्र में भी पढ़ने को मिल रहा है, हिस्ट्री में भी पढ़ने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है 8। कितना याद रखना है, 8। 8 प्रकार के विवाहों की चर्चा की गई है धर्मसूत्र में या धर्मशास्त्र में, ठीक है। नेक्स्ट, याद रखेंगे, आगे चले। कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। पुराने टिक पर ध्यान ना दें क्योंकि पुराना टिक जो है किसी विद्यार्थी का लिया हुआ प्रश्न हमने लिया है, तो उसने जो भी टिक लगाया है अपने विवेक से टिक लगाया है। मैं आपको अप्रोप्रिएट आंसर बता रहा हूँ। चीनी तीर्थयात्री हेन सांग कब भारत आया था। चीनी यात्री हेन सांग कब भारत आया था। तो बताइए, दूसरी में आया था कि पाँचवीं में आया था कि सातवीं में आया था या 8वीं शताब्दी में आया था। चलिए, मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में वह भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। देखिए, यह भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। ऋग्वेद का संचलन, ऋग्वेद जो वेद है, वेदों में सबसे पुराना वेद क्या है, ऋग्वेद। तो ऋग्वेद का संकलन कब हुआ था, आपको आंसर बताना है। और आंसर आप हर हालत में याद रखिए, 1500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी पूर्व तक इसकी संरचना की गई थी। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, हड़प्पाई लिपि चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी। यानी हड़प्पा में, जैसे आज देखो, आज जब हम ABCD को लिख रहे हैं तो हमारे पास कितने चिन्ह हैं, 26। समझ में आया। हिंदी में अगर चिन्हों की संख्या बताएं तो कितना है, 52। 52 अक्षर को संबोधित किया जाता है। ठीक उसी प्रकार से आपको हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी थी, तो 400 थी। कितनी थी, 400 थी, याद रखिए। तो काफ़ी कनिष्ठ था। ओके, नेक्स्ट, आगे की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, उज्जैनी, उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी। उज्जैनी किस महाजनपद की राजधानी थी, जल्दी बताइए। देखो, बच्चे ने भी सही किया है, अच्छा आंसर दिया है, अवंती, उज्जैनी की अवंती। देखो, ऐसे जो भी महाजनपद की राजधानियां हैं आप इसको इस तरह से याद करें। उज्जैनी की राजधानी अवंती, उज्जैनी की राजधानी अवंती, उज्जैनी की राजधानी अवंती, उज्जैनी की राजधानी अवंती। इस तरह से आप एक एक चीज़ को 10-10 बार बोलो और ऑटोमेटिकली वो 1-2 बार लिखो, आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट, कुषाण शासक अपने नाम के आगे कौन सी उपाधि लगाते थे। उपाधि समझते हैं, जैसे हम लोग श्री लगाते हैं, सुश्री लगाते हैं, है ना। उसी तरह से उपाधि पहले दिया जाता था, ठीक है। सभी लोग शासक अपना अपना उपाधि लिया करते थे। तो कौन सा उपाधि लगाते थे, देवपुत्र का, स्वर्गपुत्र का, देवराज का, या विक्रमादित्य का। कौन सा उपाधि लगाते थे बताइए कुषाण वंश के शासक। बच्चे ने भी बिल्कुल सही आंसर दिया है, देवपुत्र का उपाधि लगाते थे। ये सारी उपाधियां हैं। कोई अपने को स्वर्गपुत्र कहता था, स्वर्गपुत्र आनंद, इस तरह से
विक्रमादित्य, है ना, इस तरह से चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो गया। तो इस तरह से विक्रमादित्य जो है ये सब क्या है, उपाधि है। देवराज, देवराज इंद्र, नाम समझ रहे हो। तो इस तरह से उपाधि है ये। तो देवपुत्र किसको, किसने कहा अपने आप को, कुषाण शासकों ने कहा। नेक्स्ट चलिए, 91वां प्रश्न है, पुरी के जगन्नाथ मंदिर में किस देवता की पूजा होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर यदि गए होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं गए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आज बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ पर कृष्ण की, सुभद्रा की और बलराम की, किसकी किसकी प्रतिमा लगी हुई है। तो कृष्ण की भी प्रतिमा लगी हुई है, सुभद्रा की भी है और बलराम की भी है, ठीक है। तो आपका आंसर अप्रोप्रिएट क्या होगा बताइए। सही। ओके, नेक्स्ट चलो, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नयनार किस देवता के उपासक थे। अब देखो, उपासक मतलब होता है आराधना करने वाले लोग, यानी पूजा करने वाले लोग, ठीक है, उसको उपासक कहते हैं। और नयनार क्या है, एक पंथ का नाम है, एक धर्म नहीं, पंथ का नाम है। तो नयनार, नयन, नयन से याद रखना, नयन। तो नयन मतलब क्या होता है, आँख, ठीक है। तो आँख, आँखों की संख्या सबसे ज़्यादा किसकी है, किनको संबोधित किया जाता है, तो शिव को किया जाता है, ठीक है, शंकर भगवान को कहा जाता है। तो नयनार याद रखेंगे आसानी से। तो नयनार आप बिल्कुल सही समझ गए होंगे। अब आपको इसको आंसर देने की कोई आवश्यकता नहीं है, आप समझ गए होंगे कि इसका अप्रोप्रिएट आंसर शिव ही होगा, ब्रह्मा, विष्णु या अग्नि नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट। तो नयनार जो संत थे वो शिव की पूजा करते थे, नयनार जो है शिव की पूजा करते थे। चलिए आगे अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और 12वीं सदी में कर्नाटक के वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था। वीर शैव परंपरा का नेतृत्व किसने किया था। अपार ने, कराइक काल या अमैयार ने, वासन्ना ने किया था, किसने किया था, किसने किया था। तो इसका आपका आंसर हो जाएगा वासन्ना ने किया था। किसने किया था, वासन्ना ने किया था। चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन अलवार संत की रचना, देखो नयनार और अलवार ये दो प्राचीन संप्रदाय थे भारत के, और ये दोनों से एक एक प्रश्न पूछा गया है, नयनार से भी पूछा गया और अलवार से भी पूछा गया, ठीक है। अब बताइए यहाँ अलवार संतों की रचना, अलवार संतों ने कौन से पुस्तक की रचना की, तबरम की रचना की, नालीरा दिव्य प्रबंधम की रचना की, या दोनों की रचना की, या इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इनका आंसर सही लगाया हुआ है, नाल ईरा दिव्य प्रबंधम, ठीक है, नाल ईरा दिव्य प्रबंध। देखिए हार्ड वर्ड है, उसको बार बार उच्चारण करेंगे आसान हो जाएगा। इसको पढ़िए, नल ईरा, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम, नल ईरा दिव्य प्रबंधम। इस तरह से आप बार बार अभ्यास करेंगे, कठिन से कठिन शब्द आसान हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आगे चले, नल ईरा दिव्य प्रबंधम के 95 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फारस से आने वाले मुसलमानों की क्या कहा जाता था। फारस से जो मुसलमान आए भारत में उनको क्या कहा जाता था, तुरुष कहा जाता था, ताजिक कहा जाता था, या परसी कहा जाता था, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसका आंसर मैं बता दूं, इसका आंसर होगा ताजिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था, ताजिक। आपने नया शब्द सुना होगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, नया सुने हैं तो भी ठीक नहीं, क्लास में सुने हैं तो भी अच्छी बात है। ताजिक शब्द, ओके, ताजिक कहा जाता था मुसलमानों को जो फारस से आए थे। नेक्स्ट, शेख निज़ामुद्दीन औलिया का दरगाह कहाँ था। 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 चलिए बताइए, अजमेर में, दिल्ली में, पटना में, या बिहार शरीफ में। देखिए शेख निज़ामुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन जैसी बात आवे ना, आपको एक लाइन में याद रखना है, वो कहीं ना कहीं कहाँ से रिलेटेड थे। नहीं 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 सॉरी, ये दिल्ली से, कहाँ से, दिल्ली से रिलेटेड थे, ठीक है। शेख निज़ामुद्दीन की जैसी बात आती है तो आपको दिल्ली याद आ जाना चाहिए, ठीक है। तो कहाँ से रिलेटेड थे, तो दिल्ली से संबंधित थे, ओके। इनका दरगाह भी दिल्ली में ही है, ओके।
आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? आदि ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? तो आदि ग्रंथ साहिब सिखों का, जानना चाहिए कि आदि ग्रंथ साहिब है क्या। तो यह ग्रंथ जो है सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सिखों का सबसे पवित्र ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा गया कि आदि ग्रंथ साहिब का संकलन यानी उसको समेकित करने का काम किसने किया, उसको एक जगह संग्रहित करने का काम किसने किया, तो या लिखने का काम किसने किया? गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर या गुरु अर्जुन देव ने किया? तो इसको आप याद कर लीजिए, गुरु अर्जुन देव ने किया। किसने किया? गुरु अर्जुन देव ने किया। गुरु ग्रंथ साहिब सिख समुदाय से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ये, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखें। नेक्स्ट, अब यहाँ आइए, वीर शैव परंपरा का के वचन किस भाषा में रचित हैं? वीर शैव परंपरा के वचन, वचन मतलब जो बोली, जो उस समय संतों के द्वारा जो बोला गया उसको वचन कहते हैं। तो उसे किस भाषा में रचित किया गया, मतलब उसको लिखा गया, किस भाषा में लिखा गया, ये आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो आप इसको याद कर लीजिए, चूँकि वो दक्षिण भारत से बिलोंग करते थे वीर शैव परंपरा के लोग, तो कन्नड़ भाषा का इस्तेमाल करते थे। किस भाषा का? कन्नड़। और आपको बताना है कि कन्नड़ भाषा आज किस राज्य में बोली जाती है, ठीक है, किस राज्य की प्रमुख भाषा है कन्नड़। ये आपके लिए क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया, आप इसको कमेंट में लिख के बताएं। और अगला प्रश्न है, कबीर से संबंधित दोहे किस पुस्तक में संकलित किए गए हैं? कबीर साहब भारत के महान संतों में से एक संत रहे हैं। तो इन्होंने जो भी अपने उपदेश दिए, ठीक है, जो भी दोहे उन्होंने रचना किए, उन सभी दोहों का संकलन को किस नाम से जाना जाता है, यह प्रश्न पूछा गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको याद रखना है, बहुत बच्चे जानते भी होंगे। इसका नाम है बीजक। क्या? बीजक। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बीजक। नेक्स्ट, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है 100वां आपका समाप्त होता है यहीं पर। और सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? सिख गुरुओं के अलावा किन संतों की वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित है? मतलब समझ में आया? ये प्रश्न पूछ रहा है कि आदि ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र ग्रंथ है, इसमें कौन कौन से संतों की वाणी इसमें संग्रहित की गई है, मतलब किन किन के, कौन कौन से संतों का वचन यानी बोली गई जो उपदेश है उसको इसमें संग्रहित किया गया है। तो बाबा फरीद का, रविदास का, कबीर का, या इनमें से सभी का, या इनमें से किसी नहीं? क्या आपको लगता है? अब आपको तो लग रहा होगा अरे सिख गुरुओं के अलावा, तो यहाँ पर सिख गुरुओं के अलावा लिख दिया, सिख समुदाय का ये ग्रंथ है, लेकिन इसमें और भी अनेक जो भी महत्वपूर्ण संत हुए हैं जिनकी अच्छी वाणी रही है उनके भी विचारों को उसमें संकलित किया गया है। यह बहुत बड़ी बात है और यह याद रखने योग्य है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी आपको याद रखना है कि बाबा फरीद की भी वाणी इसमें संकलित है, किसमें? आदि ग्रंथ साहिब में। कबीर की भी वाणी आदि ग्रंथ साहिब में है, और रविदास जी की भी वाणी आदि ग्रंथ साहिब में संकलित किया गया है। तो इस तरह से 100 प्रश्न समाप्त होते हैं। अब आगे की ओर बता दें, जब आप जो हैं, जैसे ही आप लघु उत्तरीय प्रश्न के बारे में आते हैं तो इस चीज़ को बच्चे नहीं ध्यान देते हैं। देखिए, कहता है प्रश्न संख्या 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है, और इसमें से जब 1 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न है और इसमें 15 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। कितने प्रश्नों का उत्तर देना है? देखिए, कितने प्रश्नों का उत्तर देना है, तो बहुत ही आसान है। अब सोचो 30 प्रश्न में मात्र आपको कितने प्रश्न के आंसर देने हैं? 15 का आंसर देने हैं। कितना आसान है, ठीक है। इसके बाद इसी तरह से आप दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की अगर और चलते हैं, 30 तक जाइए। 30, यहाँ देखो 30 हो गया। जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था? अच्छा, 2 प्रश्न के, जब 2 नंबर के प्रश्न हैं तब आपके आंसर जो हैं वो संक्षेप में होने चाहिए, यानी कम शब्दों में आपको आंसर लिखने का प्रयास करना है, ठीक है।
इसके बाद अगर जैसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न की ओर अगर ध्यान डालो तो यहाँ कहता है प्रश्न संख्या 31 से लेकर के 38 तक जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं, इसमें 4 प्रश्नों का ही उत्तर मात्र आपको देना है। 4 प्रश्नों का ही उत्तर देना है और टोटल प्रश्नों की संख्या देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर भी आपका 50 है। यानी इसमें 8 प्रश्नों में मात्र आपको कितने देने हैं? 4 प्रश्न के ही उत्तर देने हैं। तो जो आपको आसान लगता है, जो आपको लगता है कि मैं इसका आंसर दे सकता हूँ या इसके बारे में मैंने पढ़ा है, तो इससे संबंधित प्रश्न का उत्तर आप देने का प्रयास करें। आपके अच्छे नंबर आएंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। तो इस मंगल कामना के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग अपने परीक्षा में बेहतर और बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और कुछ अच्छा या बुरा कुछ भी लगा हो तो कमेंट में भी लिखने का प्रयास करें।